नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज अपन 12th क्लास का जो अपना पार्ट रहेगा उषा कविता, शमशेर बहादुर सिंह की ये कविता है। तो इस कविता का जो अपन है यहाँ पर भावार्थ या जो सरल अर्थ है वो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। और मैं यहाँ पर जो है इसका सरल अर्थ जो है वो यहाँ पर लिख के भी मैंने पूरा बताया है, तो आप उस हिसाब से लिख भी सकते हैं। और अगर कोई समझना चाहता है तो उस हिसाब से मैं इसको समझा भी दूंगा। कठिन शब्द जो रहेंगे उनका अर्थ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, यानी कि आप स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो पाठ है वो 12th क्लास का अपनी जो पुस्तक रहेगी आरोह है भाग 2 का पद्य खंड का ये पाठ रहने वाला है। शमशेर बहादुर सिंह इसके कवि हैं और उषा कविता ये रहने वाली है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखें, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्रातःकालीन जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है, क्या कहता है भाई, कि प्रातः काल का जो आकाश है वो नीले शंख के समान दिखाई देता है। यानी प्रातः काल का जो भोर का समय होता है उस समय आकाश का रंग जो है वो शंख के समान गहरा नीला दिखाई देता है। तो भोर का नभ, भोर यानी भोर का समय अपन 4 या 5 बजे के लगभग मान सकते हैं, जब सूर्योदय थोड़ा थोड़ा मतलब उजाला सा होने लगता है, उस समय का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। राख, राख कहते हैं जो मारवाड़ी में क्या बताऊं, है ना, बानी जिसे कहते हैं। राख से लेपा हुआ चौका, चौका कहते हैं चूल्हे को, चौका किसे कहते हैं, चूल्हे को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कहता है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए भोर का जो समय है उस समय आकाश में हल्की सी लालिमा छाई रहती है और आसमान में कुछ नमी नजर आती है। देखा होगा जब सूर्योदय होने वाला होता है तो उस समय आसमान में थोड़ी सी लालिमा छाई हुई रहती है और जो वातावरण है पूरा उसमें कुछ नमी भी रहती है, यानी कुछ गीलापन रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे जैसे राख से लिपा हुआ कोई चूल्हा हो जो अभी अभी लिपने से कुछ गीला लग रहा है। ठीक है। बहुत काली सील, सील कहते हैं उस पत्थर को जिस पत्थर को मतलब मिर्ची वगैरह ना बनाने के लिए काम में लेते हैं, वो पत्थर कहते हैं सील, यानी पत्थर जरा से लाल केसर से, केसर जानते होंगे, कि जैसे धुल गई हो स्लेट, स्लेट जानते होंगे पाटी को कहते हैं, या फिर लाल खड़िया चाक, चाक जानते ही हो, मल दी हो, लगा दी हो किसी ने। तो यहाँ पर कवि देखो क्या कह रहा है कि ऐसा लगता है कुछ समय के बाद में जो है ऐसा लगता है कैसे कि भोर का दृश्य जो है उसमें कुछ कालापन है, कुछ काला रंग है और कुछ लाल रंग है। उनका जो मिश्रण हो जाता है, उनका जो मिलन है वो बड़ा सुंदर लगने लगता है। और कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगता है कि आकाश जो है वो काली सील हो गया हो, यानी आसमान तो बिल्कुल काला सा नजर आता, तो काली सील के जैसा लग रहा है। और अभी अभी सूर्योदय अभी अभी हुआ इसलिए उस पर लाल केसर लगा दिया हो किसी ने, तो ऐसा लग रहा है। तो किसी ने काली नीली स्लेट पर, फिर नीचे देखो आया स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, लगता है कि काली नीली, आसमान का रंग नीला होता है और रात्रि का समय है इसलिए काली भी नजर आती है। तो नीली व काली जो स्लेट है उस पर लाल रंग की खड़िया चौक मल दी हो, किसी ने क्या लगा दी हो, खड़िया चौक लगा दी हो। और अर्थात भोर का जो समय है उस समय अंधेरे से ढका आकाश है वो काली सील तथा स्लेट के समान दिखाई देता है। और उस समय सूर्य की जो लालिमा है वो लाल केसर और लाल खड़िया चौक के समान दिखाई देने लगती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्रातःकाल का जो आकाशीय परिवेश है वो बड़ा ही सुंदर और आकर्षक बन जाता है। ठीक है, विशेष की बात भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो कवि ने भोर का जो चित्रण है वो बड़ा सरल, सुबोध और लघु आकार में किया है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है और कवि द्वारा दी गई उपमाएं जो है वो एक नया प्रयोग कहा जाएगा। और कवि ने यहाँ पर प्रातःकाल के दृश्य को घरेलू बिंबु के माध्यम से भी स्पष्ट किया है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अपना आगे रहेगा कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ही शब्द होगा, झिलमिलाना, गोर यानी गोर वर्ण वाली स्त्री, झिलमिलाना देह यानी शरीर होता है। ठीक है, जादू, ये तो सारे शब्द कोई कठिन शब्द नहीं है, सारे सरल ही हैं। चलिए यहाँ पर कवि जो है सूर्योदय से पहले आकाश में जो हर मिनट जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन करते हुए कहता है कि प्रातः काल को नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई जो सफेद आभा है वो दिखाई देने लगती है, बिल्कुल एक नई चमक वहां पर दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में, कैसे, नीले जल में, नीले जल में किसी युवती का जो गोरा शरीर है वो झिलमिला रहा हो। अर्थात प्रातःकालीन नमी और मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई नायिका के समान नजर आती हैं। आपने देखा होगा सूर्योदय जब होता है तो वहां पर उनकी किरणें जो है वो कुछ हिलती हुई सी, नमी के कारण वो हिलती हुई सी प्रतीत होती हैं। तो
उसको कवि ने ऐसा बताया कि जैसे नीले जल में किसी युवती की गोरी देह झिलमिला रही हो, यानी सूर्य का जो श्वेत बिंब है वो भी हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। और कुछ क्षण बाद में जब सूर्य उदित हो जाता है तो उषा के पल पल बदलते हुए रंगों का अभाव प्राकृतिक परिवेश का जो चमत्कारी सौंदर्य है उसको समाप्त कर देता है, यानी पल पल परिवर्तित होने वाला जो सुंदरता थी वो समाप्त हो जाती है। अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का जो रंगीन सुरम्य वातावरण या जो जादुई वातावरण था वो समाप्त हो जाता है, उसका जादू टूट जाता है और चारों तरफ सूर्य का जो तेज प्रकाश है वो फैलने लगता है। तो विशेष की बात करूं यहाँ पर तो कवि ने उषा काल के दौरान सूर्य की लाल पीली श्वेत आभा का वर्णन किया है। भाषा जो है वो भावानुरूप सरल और सुबोध रहेगी और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये अपनी रहेगी उषा कविता। उषा कविता के बाद में अपन देखेंगे इनके प्रश्न उत्तरों को। देखिए ज़्यादा नहीं है प्रश्न उत्तर, तो साथ में प्रश्न उत्तर भी करवा देते हैं। देखिए पहला अपना प्रश्न रहेगा कि कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो ये कैसे कहा जा सकता है? तो यहाँ पर देखा होगा राख से लिपा हुआ चौका है, लाल केसर है, स्लेट है, सील है, इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ये राख से लिपा हुआ चौका कह सकते हैं जो रसोई घर है, उसमें काली सील भी काम में आती है, मिर्च मसाले जो है वो पीसने के काम में आते हैं। स्लेट देखा होगा गांव के परिवेश है ये सारे। ठीक है, तो कर लेंगे आप, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख के भी मैंने दे दिया है तो उसको भी आप यहाँ से लिख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्ति में कोष्ठक से क्या विशेष अर्थ पैदा होता है बताइए। तो यहाँ पर कविता में नए नए प्रयोगों का विशेष महत्व है, इसलिए कविता में कोष्ठक है, विराम चिन्ह है और पंक्तियों के बीच का जो स्थान है वो विशेष अर्थ प्रकट करता है और यहाँ पर उसका प्रयोग भी हुआ है। तो यहाँ पर जो कोष्ठक में लिखा है कि अभी गीला पड़ा है, कवि ने अपने उपमान को पूर्णता प्रदान की है। भाई जो उपमान उसने लिखा है राख से लिपा हुआ चौका, उसको पूर्णता प्रदान करने का काम कोष्ठक के माध्यम से किया है। उसने आकाश को राख जैसा गीला बता दिया, जिस प्रकार राख गीली होती है वैसे ही आकाश को भी क्या बता दिया, गीला बता दिया। इसमें कवि ये व्यक्त करना चाहता है कि पूर्ण प्रकाश न होने से नीला आकाश अभी कुछ काला सा लग रहा है तथा उसमें नमी भी व्याप्त है। ठीक है, समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन। उषा पाठ से संबंधित और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो अभी नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको दिसंबर के बाद में। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से और देखते रहे हमारे वीडियोज़ को, ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके और आपका तो भला हो ही रहा है। ठीक है, दोनों स्थितियों में दोनों तरफ जो है कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो वीडियोज़ हैं जो भी हैं आप बार बार उनको देखें। ये वीडियोज़ भी आप स्किप करके या वैसे ना देखें, पूरा का पूरा देखें। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ बाकी रह जाता है या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगे कि सर हमें पहले करवाओ, तो वो मैं पहले करवा सकता हूँ। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। अब मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी वही इसका फ़ायदा दिलवाएं, इसीलिए इसको शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।